हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डे टू फिट। आज का जो वीडियो है ये फाइनल वीडियो है डायबिटीज़ की सीरीज़ में। आज मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा रिस्क में है डायबिटीज़ को लेके, तो मैं कुछ यहाँ पे लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका डायबिटीज़ होने का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस लाइफस्टाइल जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इन चॉइसेस को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप बहुत एक हेल्दी लाइफ भी जी लोगे। ठीक है, बाकी फिर मैं बता दूँ, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, आप किसी तरीके की मेडिसिन ले रहे हो, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप अपने ट्रीटमेंट में कोई भी किसी भी तरीके का चेंज मत करिए। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए। अगर आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट में अपने बदलाव करते हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो डॉक्टर की एडवाइस को सुनना है। इस वीडियो को देख के डॉक्टर की एडवाइस को आपको, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट चले जाना है या बिना डॉक्टर की एडवाइस के अपने आप ही ट्रीटमेंट चेंज करो। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी इस तरीके की मत करिएगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें, और जो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर इफ़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर है। अब एक हेल्दी डाइट क्या होती है? ठीक है, ये जो डाइट यहाँ पे दी हुई है, ऐसा नहीं कि खाली ये डायबिटीज़ से आपको प्रिवेंट करेगी। आप हर तरह की जो बीमारी है आप उससे बहुत हद तक बचे रहेंगे अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं। इस एक टेम्पलेट, एक तरीके का टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट बनाया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसमें क्या क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल डाइट आपकी किस तरीके की होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो बताते हैं कि ये जो आपकी जो प्लेट है, खाने की प्लेट है, उस खाने की प्लेट में इतना पोर्शन आपका वेजिटेबल्स का होना चाहिए। ठीक है, तो जितना आप फाइब्रस वेजिटेबल्स खाएंगे, ठीक है, फाइब्रस वेजिटेबल मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, ठीक है, तो इस तरह कैबेज हो गया। तो जितना भी आप लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे, ठीक है, जितना आप सैलेड ज़्यादा खाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बार बार ये देखा गया कि जितना हमारे डाइट में प्लांट फूड ज़्यादा होंगे, हमारी को किसी भी तरीके का बीमारी होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो प्लांट फूड आपकी डाइट में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो प्लेट में वेजिटेबल सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, सेकंड में आता है फिर होल ग्रेन्स। अब होल ग्रेन्स आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। होल ग्रेन्स का मतलब क्या होता है यार? होल ग्रेन्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, रोटी। इंडिया में जो आदमी रोटी खा रहा है, ठीक है, मैदे वाली रोटी नहीं, मैं आटे वाली रोटी की बात कर रहा हूँ। तो रोटी हो गया, और इसके बाद ब्राउन राइस हो गया। तो ब्राउन राइस आपका होल ग्रेन्स में आता है। फिर आपका होल ग्रेन्स में आता है ज्वार। जितने भी मिलेट्स हैं आपके, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, तो ये जितने भी मिलेट्स हैं, रोटी है, ये है। इनफैक्ट आपका ओट्स है, ठीक है, किनुआ। तो ये सब क्या है यार? ये सब होल ग्रेन्स हैं। तो आपको होल ग्रेन्स खाने हैं। होल ग्रेन्स बार बार देखा गया है, जो लोग होल ग्रेन्स खाते हैं उनको बहुत तरह की बीमारियों से वो बचे रहते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत लंबे टाइम तक दोनों ही चीज़ें आपके पेट को फुल रखेंगी। समझ गए? वाइट राइस को अवॉइड करिए। इंडिया में लोग वाइट राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाइट राइस को अवॉइड करना है। अगर आप खाते भी हैं तो यार क्वांटिटी का ध्यान रखो। ये क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना, ये पोर्शन इस तरीके से होना चाहिए आपकी। ठीक है, प्लेट में आपके, जैसे हमारे इंडिया में क्या, लोग भर भर के पूरी प्लेट में चावल ही चावल होते हैं और थोड़ी सी दाल होती है। ये गलत है। तो आप देखो पोर्शन कितना रिकमेंडेड है। सिर्फ इतना सा पोर्शन आपका होल ग्रेन का होना चाहिए। बाकी पूरा आपको पेट आपको सब्जी से, वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से, सैलेड से भरनी है। फिर कुछ पोर्शन आपका फ्रूट का होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की डाइट में प्रोटीन कम है। ठीक है, अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? फ़िश आप खा सकते हो। फ़िश बहुत अच्छी है, ओमेगा 3 के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। ज़्यादातर लोग, मैं बोलूँ 10 में से शायद 9 लोगों की डाइट में ओमेगा 3 कम है। ठीक है, तो ओमेगा 3 के लिए आपको फ़िश लेना ज़रूरी है। फ्लैक्सीड वो काम नहीं कर सकती जो काम फ़िश करेगी। इस पर कभी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैक्सीड वो काम क्यों नहीं कर सकती जो काम फ़िश करती है। क्योंकि बहुत लोग फ्लैक्सीड लेते हैं, चिया सीड लेते हैं। द सीड्स आर वेरी गुड, इन अपने आप में बहुत अच्छे हैं वो सीड्स, बट वो ओमेगा 3 का वो काम नहीं कर सकते जो काम फ़िश कर सकती है। ठीक है, तो फ़िश अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ़िश नहीं खाते, उसके लिए फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा किसी तरीके का। ठीक है, इसके बारे में अलग से बात करूँगा वीडियो में।
ठीक है। तो प्रोटीन के लिए फ़िश हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ें। बीन्स बीन्स बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बीन्स में आपका जैसे कि यार चना हो गया, आपका सॉरी राजमा हो गया, आपका लोबिया हो गया, ठीक है, और जितनी भी दालें हैं आपकी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ उसमें आप एक तरीके से मान के चलो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। राजमा खाओ, लोबिया खाओ, जितनी भी लेंटिल्स है लेंटिल्स खाओ यार, दालें सारी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चिकपी हो गया, छोले जितने भी होते हैं, ठीक है, छोले हो गए, चने हो गए, काले चने, वाइट चने, ठीक है, ये सारे हो गए यार, ये खाना शुरू करो, ठीक है। 2000 आई डोंट रिमेंबर 2016 को WHO ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया था, तो बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट है, ठीक है। प्रोटीन रिच होते हैं, ऑब्वियसली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बट इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिच इन फाइबर हैं, बहुत फाइबर होता है बीन्स में, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे अगर कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत सारे बीन्स में फाइबर वेजिटेबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो बीन्स आर वेरी रिच इन फाइबर। अब ऑब्वियसली किसी को स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, गैस होती है, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बीन्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है क्वांटिटी को लेके, बट इन जनरल बीन्स बहुत हेल्दी है, तो ये आपका प्रोटीन सोर्स पाएंगे, ठीक है। फिर नट्स भी ठीक है, नट्स लेकिन कंट्रोल करिएगा, ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि प्राइमरली जो नट्स में फैट्स काफ़ी होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर आप खाओगे तो उसमें कैलोरीज भी हाई होती है, तो वेट गेन करा सकती है, ठीक है, स्पेशली अगर आप एक्टिव नहीं हो ज़्यादा। तो रेड मीट आपको लिमिट करना है, अगर आप रेड मीट खाना भी चाहते हैं तो लीन रेड मीट खा सकते हैं आप, ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 बार, ठीक है। 100 से 200 ग्राम आप लीन रेड मीट खा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जिस तरह से लोग खाते हैं भर भर के फैटी वाला रेड मीट पोर्शन, वो मत खाइए, सैचुरेट फैट भी उसमें है और प्रॉब्लम्स भी देगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में रेड मीट का लिंक कैंसर से भी देखा गया है, बट अभी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जो कि ज़्यादा एक सुपीरियर साइंटिफिक एविडेंस है। तो अभी ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स में आया है, अभी स्टार्टिंग है, कोई बहुत अभी इस पर हमें स्टडीज़ चाहिए, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा रेड मीट मत खाइए, लिमिट करिए। और रेड मीट अगर आप खाना चाहते हैं तो लीन रेड मीट खाइए, जितना चर्बी वाला पोर्शन है उसको हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा, चीज़ की यहाँ पे एक्चुअली में ये जो बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं मोस्टली जिनका चीज़ से मतलब है पनीर है, और यहाँ जो पनीर की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हॉवर्ड कहाँ का है, हॉवर्ड है यूएस का, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से इन्होंने बना रखा है, तो ये लो फैट पनीर की बात कर रहे हैं चीज़ में। अब इंडिया में क्या है, पहली बात तो जो पनीर मिलता है वो मिलता है इंडिया में फुल फैट, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपका कैलोरी इंटेक हाई हो रहा है। तो इंडिया में कैसे है कि जब पनीर जो आदमी खाता है वो 100 ग्राम पनीर में इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है। इंडिया में जो 100 ग्राम पनीर है तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये बात सच है। इंडिया में 100 ग्राम पनीर में अराउंड 14 ग्राम प्रोटीन है, 14 ग्राम प्रोटीन होता है, बट कैलोरीज बहुत हाई होती हैं यार, 250 से लेके 300 के आसपास कैलोरी हैं 100 ग्राम पनीर में, तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है पोर्शन का, अगर आप पनीर खाते हो तो। फिर यहाँ ये बोला हुआ है, इंडिया में तो खैर कोई खाता नहीं है इतना, बट मोस्टली जो प्रोसेस मीट्स आप खाते हो ये सब अवॉइड करो। जैसे हम लोग खा लेते हैं ना, जैसे प्रोसेस मीट में जैसे हम सलामी खा रहे हैं, या जा के जो मीट होता है आपको मिलता है पैकेट्स में ऑलरेडी, उसमें पता नहीं क्या क्या भरा होता है, ठीक है। दुनिया भर के केमिकल्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसको सिर्फ हम गर्म करके खा लेते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। प्रोसेस मीट अवॉइड करिए, ठीक है, प्रोसेस मीट अवॉइड करिए। फ्रेश मीट लेके आइए, उसको घर पे प्रॉपर अगर आप खाना चाहते हैं तो प्रॉपर उसको बनाइए यार, थोड़ा यहाँ पे हार्डवर्क करो, प्रोसेस मीट मत लाओ, ठीक है। प्रोसेस मीट से बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका। फिर फ्रूट्स मैंने आपको बता ही दिया, फ्रूट्स आप सारे खा सकते हो, जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स खाते हो, अलग अलग उसमें खाते हो कि चेंज कर करके, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ऑयल्स की बात करें, ठीक है, जैसे ऑयल्स की अगर मैं बात करूँ तो कैनोला ऑयल इन्होंने बोला है, ऑलिव ऑयल उन्होंने बोला है। जैसे आप इंडिया में रहते हो तो आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हो, राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पीनट ऑयल हो गया। तो इस तरह के ऑयल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ यही ऑयल यूज़ करना है, ये भी कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा घी, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, घी हो गया, और जैसे कि बटर हो गया, तो इसका कंजम्पशन आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करिए बिल्कुल, बट क्वांटिटी का ध्यान रखिए, ज़्यादा मत करिए, ठीक है। दिन का आप 1 to 2 टीस्पून खा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि लोग भर भर के घी मक्खन खाते हैं, वो गलत है यार। क्योंकि घी मक्खन में बता दूं 60 to 70% सैचुरेटेड फैट ही है। सैचुरेटेड फैट इतना ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मत खाइए, आराम से आप, अगर आप एक्टिव हैं, ठीक है, तो अगर आप एक्टिव हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आप 3 to 4 टीस्पून भी खा सकते हैं। बट जितना लोग, इतने हमारे यहाँ पे लोग इंडिया में इतने एक्टिव है नहीं, वो डेटा काफ़ी पुअर है हमारे यहाँ एक्सरसाइज को लेके। तो मैं बोलूँगा कि आप 1 to 2 टीस्पून ही इसको रखिए, घी और बटर को,
ठीक है। अब बहुत एक्टिव है तो अलग बात है, तो आप यहाँ तक लेके आ सकते हो। ठीक है, तो एक जनरल है, अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हो, पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है, हेल्दी है तो पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक बेसिक ये इस तरह की डाइट है। ठीक है, इसमें आप चाहो तो कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, उसमें मेंशन नहीं है बट आप डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, क्योंकि इंडिया में लोग काफ़ी खाते हैं, वेजिटेरियन है तो डेयरी उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है एक क्वालिटी प्रोटीन का। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, आप कर्ड ऐड कर सकते हो, योगर्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, पनीर ऐड कर सकते हो लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर लो फैट पनीर मिल जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद मिल्क, लो फैट मिल्क आप ऐड करिए। तो लो फैट प्रोडक्ट्स को आप इसमें प्रेफर करिएगा डेयरी में, क्योंकि डेयरी का जो मेन फैट है वो सैचुरेट फैट है, तो वहाँ थोड़े से इश्यूज़ देखे गए हैं। ठीक है, तो उसको लो फैट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खाइए। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है डेयरी प्रोडक्ट, आपके लिए प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, अब कई लोगों को लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप मिल्क को अवॉइड करिए, या फिर लैक्टोज फ्री मिल्क आता है वो ले लीजिए, या फिर लैक्टेस की टैबलेट्स भी आती हैं, उससे फिर आपको इतना लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लैक्टोज के ऊपर कभी और डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा, बस फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि इस तरीके से आपको खाना है। ठीक है, तो अगर आप ये इस तरीके से खाओगे तो आपका ठीक रहेगा। ठीक है, एक मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रिशन का, जो ओवरऑल न्यूट्रिशन साइंस में चलता है। 20% पेट आप हमेशा अपना खाली रखिए, 20% जो है आपका स्टमक हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। आपको भर भर के नहीं खाना है। ठीक है, ऐसे ठूस के नहीं खा लेना कि मालूम पड़ा आप उठे आपको पेट में दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, भारीपन लग रहा है, ऐसे नहीं खाना यार। 20% स्टमक आपका हमेशा एम्प्टी रहना चाहिए। दिस इज़ अ गोल्डन मंत्रा। ठीक है, एंशियंट विजडम भी है, लेकिन आप इसको ध्यान रखो। ठीक है, आपको तब तक खाना है जब तक आप 80% फुल हो जाओ। 20% टमी आपका हमेशा खाली रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन कि हमें किस तरीके का न्यूट्रिशन रखना चाहिए डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इनफैक्ट किसी भी आप हेल्थ प्रॉब्लम को अगर आप हटाना चाहते हो, डिले करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये एक बेसिक टेम्पलेट आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आप चाहो तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की इसकी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली भी ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो उसको किचन में लगा लो घर में, तो आपको देखते रहोगे तो आपको याद रहेगा मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो किचन में आप इसका PDF निकाल के या पिक्चर निकाल के पेस्ट कर सकते हो अपने। अब आती है बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज कैसे करें, क्योंकि यहाँ लोगों को एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस पर लोग काफ़ी बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज की जब बात करते हैं तो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी है जो एक्सरसाइज को लेकर रिकमेंडेशंस देती है वो है ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट साइंटिफिक बॉडी है जो बताती है कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, फिर ये CDC है, सेंटर ऑफ डिसीज़ एंड कंट्रोल प्रिवेंशन। ठीक है, ऐसी कुछ है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका फुल फॉर्म, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ी बॉडी है, US की है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो ACSM और CDC ये रिकमेंडेशंस निकालती हैं, ये बताती हैं कि कितनी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बार बार स्टडीज़ में देखा गया, रिपीटेडली साइंटिफिक स्टडीज़ में, कि हमें एक हफ्ते में हमें 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अब 150 मिनट कितने होते हैं आप निकालोगे तो एवरेज एक दिन का एवरेज 20 से 30 मिनट बनता है, अगर मैं एवरेज निकाल लूँ। तो इतनी एक्सरसाइज कर लो यार पर डे की, इतनी आप करके चलो। ठीक है, और इनफैक्ट ये जो डेटा है ना, ये यूरोपियंस और अमेरिकन के हिसाब से है। इंडियंस के लिए हमारे कुछ जीन्स इस तरह के हैं कि हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे लिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, फिजिकल रिकमेंडेशन अराउंड 45 to 60 मिनट्स है पर डे का। तो अब चलो आप कहोगे इतना ही पहले हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो एटलीस्ट आप इतना ही कर लो, ये नहीं कर सकते आप तो आप 0.1 ही कर लो। एटलीस्ट डेली का 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब ये किस तरह की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज यहाँ बात कर रहे हैं 150 मिनट्स में एरोबिक की। एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होती है? एरोबिक होती है कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। जैसे कि ये देख लो, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छी है, कोई भी कर सकता है, कोई इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डांसिंग, तो ये सब क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। 30 मिनट अगर आप इस तरह की रोज़ एक्टिविटी करते हो, ठीक है, तो आपका डायबिटीज़ का डेवलप करने का जो रिस्क है वो 40% कम हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड टू कंट्रोल डायबिटीज़, कम करने का शुगर, ब्लड शुगर लेवल को अगर आपका हाई चल रहा है तो, और आगे के लिए प्रिवेंट करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो
उसके बाद पहला तो हो गया, हमें ये करना है डेली का 20 to 30 मिनट्स एरोबिक एक्टिविटी करनी है। फिर हमें हफ्ते में 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेली डेली करो, आप जाके डेली डेली करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है, अनटिल आप एक प्रो बॉडी बिल्डर हो। एक बेसिक हेल्थ के लिए हफ्ते में अगर हम 2 से 3 दिन मसल ट्रेनिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये इसमें आता है आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है, वेट ट्रेनिंग। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन हमें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और हमें वेट ट्रेनिंग कैसे करनी है कि हमें ऐसा करना है कि हमारे जो मेन बड़े बड़े मसल हैं वो टारगेट हो जाएं। बड़े मसल कौन से होते हैं? हिप्स के, थाइस के, ठीक है, आपका चेस्ट का, आपका बैक का, ये बड़ी मसल्स हैं। इनको टारगेट करना ज़रूर है। एटलीस्ट वीक में आपको 2 बार हिट करना है इन मसल्स को। कितने रेपिटेशंस करने हैं? अराउंड मैं बोलूँगा 8 to 12 रेपिटेशंस, ठीक है। जो बिगिनर है वो 12 पे रहें और जो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो 8 रेप्स पे, ठीक है। तो 12 लेना है, लाइट वेट लेना है। जब आप धीमे धीमे टाइम हो जाएगा, आपको 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो उसको आप फिर रेप्स को कम करते जाइए, वेट को बढ़ाते जाइए, ठीक है। अब इतना भी लाइट मत उठा लीजिएगा वेट कि आप आराम से 25-30 रेप्स कर लो, वो फिर बहुत लाइट हो गया, ठीक है। स्लाइट डिस्कम्फर्ट होना चाहिए एक्सरसाइज में, ठीक है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपको लगना चाहिए कि 12 रेप्स जब मैं कर ले रहा हूँ, उसके बाद जब मैं 13 या 14 रेप करूँगा तो मेरी को लगे कि यार अब मुश्किल हो रही है करने में, ठीक है। 12 रेप्स का मतलब है कि 12 रेप्स के बाद आपको फेलियर आना स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि अब ये वेट मेरे से उठेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट लेना है, बट इतना डिस्कम्फर्ट मत ले लीजिएगा, इतना ज़्यादा हैवी वेट मत ले लीजिएगा कि आपसे मालूम पड़ा 3 या 4 रेपिटेशन भी नहीं हो रही, आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग वे टू हैवी वेट, ठीक है। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको वेट्स उठाने हैं, आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। अगर आप अभी नए नए हो तो आप आराम से वॉक करो, देखो कि आपकी ब्रीथिंग कैसे रहती है, ठीक है। इसमें एक टॉक टेस्ट होता है, जैसे अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं आराम से ठीक ठाक बात कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं इतनी तेज़ एक्सरसाइज करने लग जाऊँ, जाके पार्क में कोई मेरे से बात करे तो मेरी सांस ही ना आए, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ियाँ मत करिएगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, मोस्टली जो सबसे सेफ एक्सरसाइज बोली है मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हमें कोई बहुत इंटेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है जब आप बहुत एडवांस लेवल पे आ जाते हो। बिगनर्स के लिए, ठीक है, अगर वो लो मॉडरेट और लो लेवल पे या थोड़ा मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं, वो उनके लिए सबसे सेफ़ है, हेल्दी है, ठीक है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करियो, इतना मत करो कि आपकी सांस ही उखड़ना स्टार्ट हो जाए, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, ये बेवकूफ़ियाँ मत करिएगा। तो वेट आपको मॉडरेट उठाने हैं, वॉक आपको उतनी स्पीड पे करनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जिससे आपको किसी भी तरीके के आपको नेगेटिव सिम्टम्स ना हो, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया कि एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज बहुत पावरफुल तरीका है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लगता है ना कि जो वेट ट्रेनिंग है वो हमारे लिए बेकार है, क्यों हम मसल्स बनाएं। ये चीज़ मैं यार 12 बता चुका हूँ, आप देख लो, ये मेरा कहना नहीं है। ACSM जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी है जो बात करती है हेल्थ के ऊपर कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो क्या कहती है, उनका खुद का कहना आप देख लो। आई एम नॉट सेइंग दिस। वो कहते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, मतलब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हो, तो उसके बेनिफिट देख लो क्या क्या है। एरोबिक फिटनेस भी आपकी इंप्रूव होती है, आपका ब्लड ग्लूकोज बेटर होता है, ग्रोथ हार्मोन्स आपके ठीक से निकलते हैं, ठीक है, आपका ब्रेन और मसल के बीच में कनेक्शन अच्छा बनता है, और ओवरऑल देखो आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी बनती है, पावर बनती है, एंड्योरेंस बनता है। तो इस सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और आप देखो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कितनी तरह की बीमारियों में हेल्प कर रही है। ये देखो, लिस्ट बहुत लंबी है, पूरी नहीं पढ़ पाऊँगा यहाँ पे मैं, लेकिन आप देख लो इतनी तरह की बीमारियों में हेल्प करती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो यार वेट ट्रेनिंग इज़ मस्ट। वीक में 2 से 3 दिन आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक्सरसाइज क्यों हेल्प करती है? एक्सरसाइज क्या करती है, जो मसल्स होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मसल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करती हैं, ठीक है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेंगी, तो आपके जो ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमेशा ठीक रहेगा, वो ज़्यादा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं कि आप वॉक करा करो, आप एक्सरसाइज करा करो, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं ये भी कह रही हैं कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करो, आप वेट ट्रेनिंग भी करो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब ये हो गया, बात डाइट का हो गया और एक्सरसाइज की बात कर ली। अब हम आते हैं स्लीप पे। अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है, लोग ना स्लीप पे ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को लगता है यार क्या हो गया, मैं डाइट अच्छी कर रहा हूँ,
और एक्सरसाइज भी करता हूँ ठीक रहूँगा? नहीं, खाली डाइट और देखो डाइट एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट स्लीप अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं स्लीप को सबसे ऊपर रखता हूँ इन दोनों में। सबसे ऊपर मैं इसको रखूँगा, बाकी इन दोनों को मैं बराबर लेवल पे रखता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रखता हूँ और ये मैं थर्ड में रखता हूँ। ठीक है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इन दोनों के बीच में आप बोल सकते हो टाई है, बट ये सबसे ऊपर है। स्लीप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप खुद सोचो, आप बिना एक्सरसाइज के बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हो। मतलब नॉर्मल अगर आप चलते फिरते हो, दिन भर के काम करते हो, तो बिना एक्सरसाइज के बहुत लंबे टाइम तक ठीक रह सकते हो। ठीक है, अच्छा खाना नहीं खाओगे लेकिन सिर्फ पेट भर लोगे तो भी आप चल लोगे। लेकिन आप नींद अगर आप 1 या 2 दिन जाग लो ना, सिर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, दुनिया अलग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। 2-3 दिन तक नहीं सोओगे तो हेलुसिनेशन होने लग जाएंगे, कुछ और ही दुनिया दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं स्लीप की यहाँ पे कि स्लीप का असर डायबिटीज़ से या ब्लड ग्लूकोज पे क्या देखा गया है। ये देखा गया कि अगर हम 4 दिन इंसान कम सोता है, अगर हम सिर्फ 4 दिन कम सोते हैं, तो देखा गया हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है 29%। अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर कम होती है तो इसका मतलब है कि हमारा डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल स्लीप है, और अगर हमने जब नींद कम ली है, यहाँ पे आदमी सो रहा है अराउंड मान लो 6 घंटे, यहाँ आदमी सो रहा है 4-4.5 घंटे, जब ये कम सोया है इस केस में इसकी जो अराउंड 30% इंसुलिन सेंसिटिविटी डाउन हो रही है, तो दैट मीन्स इसका डायबिटीज़ होने का रिस्क हाई हो रहा है। ठीक है, तो इतनी पावरफुल है। ये भी देखा गया, देखो जब 2 घंटे हमने कम किया ना, ठीक है, हाफ करा उसका टाइम, तो बार बार देखा गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। मतलब वही इंसुलिन सेंसिटिविटी का उल्टा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब दैट मीन्स अगर आप अपनी नींद कम रखते हो तो विद टाइम आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क हाई हो रहा है। ठीक है, और बहुत जल्दी इसमें चेंजेस देखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सालों लगेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली क्रोनिक लेवल पे लगातार आप कम सो, देखो एक आध दिन किसी दिन आप कम सो लिए, कुछ प्रॉब्लम है घर में, अलग बात है, बट लॉन्ग टर्म में क्रोनिक लेवल पे अगर आप लंबे टर्म तक आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, और डायबिटीज़ का रिस्क तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यार स्लीप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीप पे ध्यान दो। अब स्लीप को हम अच्छी कैसे करें? देखो स्लीप के लिए कुछ टिप्स हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या चीज़ें स्लीप को नुकसान करती हैं। पहली चीज़ लाइट है। रात को सोते टाइम हम गैजेट्स लेके बैठते हैं, फ़ोन लेके बैठते हैं, आईपैड लेके बैठते हैं, आईफोन लेके बैठते हैं, दुनिया भर के लाइट चलाते हैं। लाइट से ना ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर आप किसी भी तरीके की लाइट देखते हो, ठीक है, तो इससे आपके ब्रेन पे असर पड़ता है, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो लोग कम सो रहे हैं लेकिन वो रात को लाइट नहीं देखते, उनकी नींद बेटर होती है उन लोगों से जो लंबा सो रहे हैं लेकिन वो लाइट देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। लाइट आपको नहीं देखनी रात को 9 बजे के बाद ना, मैक्सिमम 10 बजे के बाद आपको लाइट को हटा देना चाहिए आइडियली। ठीक है, नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नॉइज़ आपको हटाना है। हीट गर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए। मैं बोलूँगा अराउंड 18 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल टेम्परेचर माना गया है सोने के लिए। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई नींद नहीं आएगी। अल्कोहल पी के आप जल्दी सो जाते हो लेकिन आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, अल्कोहल को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। कैफ़ीन का असर हमारी बॉडी में 10 से 12 घंटे रहता है। मतलब अगर आप दिन में 12 बजे कॉफ़ी पी रहे हो तो उसका असर रात को 12 बजे तक है। ठीक है, तो आपको इसलिए अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं, उनकी बॉडी जल्दी मेटाबोलाइज़ कर लेती है, कई लोगों की बॉडी स्लो मेटाबोलाइज़ करती है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं, बट ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपके पे का असर कैसा रहता है। जैसे आपने शाम को 4 बजे पी है कॉफ़ी, तो आप देखो रात को क्या लेटते ही आपको नींद आ रही है या आपको टाइम लग रहा है बहुत नींद आने में। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको फिर शाम को 4 बजे कॉफ़ी हटानी पड़ेगी, उसको दिन में करना पड़ेगा 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो गया व्हाट कैन हर्ट, क्या चीज़ ख़राब करती है, प्रॉब्लम देती है। अब बात करते हैं क्या चीज़ हमें हेल्प कर सकती है नींद आने में। अच्छा, पहला एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकदम से सोने से मैं बोलूँगा 4 घंटे पहले एक्सरसाइज मत करिए। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप रात को मान लो 12 बजे सोते हो तो यार 8 बजे के बाद में एक्सरसाइज मत करना। 4 घंटे गैप रखना एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद क्या होता है आपके बॉडी में हार्ट रेट हाई होता है, आपका बॉडी में
अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, वो आपको मतलब एक्टिव करने वाले हार्मोन होते हैं, तो आपको स्लो डाउन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप सोते हो आपको ऐसे हार्मोन चाहिए आपको स्लो डाउन करें बॉडी को, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना कि 4 से 5 घंटे गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सोने जा रहा हो, आधा घंटा पहले एक्सरसाइज कर ली और फिर एक इमीडिएटली सो गए। ये गलतियाँ मत करिएगा कि मतलब 12 बजे सोना तो अब 11 बजे आ रहे हो एक्सरसाइज करने, ये बेवकूफ़ी मत करिएगा। फिर आता है एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल होना चाहिए आपका, मतलब रोज़ अगर आप 12 बजे सोते हो फिर रोज़ 12 बजे सो, 8 बजे उठते हो तो फिर रोज़ 8 बजे उठो, ठीक है। ये आपका टाइम है, रात को 12 बजे सोने का, सो 8 बजे, तो यही टाइम चलना चाहिए आपको कंसिस्टेंट। ऑब्वियसली जितना पहले सोओगे बेटर है, ठीक है। वो फिर मैं कभी स्लीप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वहाँ जब मैं बात करूँगा कि स्लो वेव स्लीप होती है, ठीक है, और रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप है, उस पर बाद में बात करूँगा मैं, रैपिड आई और नॉन REM स्लीप पे, किसी स्लीप पे जब डिटेल में बात करेंगे। बट फिलहाल ये ध्यान रखो कि आपका एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, बाकी जितना जल्दी सो सकते हो उतना बेटर है, ठीक है, क्योंकि आप फिर जो नेचर की जो सर्केडियन रिदम है आप उसके काफ़ी क्लोज आ जाते हो। फिर बात करते हैं मेलाटोनिन की। मेलाटोनिन एक्चुअल में सप्लीमेंट है। नॉर्मली ये क्या एक स्लीप हार्मोन है, जब रात होती है तो मेलाटोनिन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज होती है मेलाटोनिन डिक्लाइन होने लगता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेलाटोनिन का सप्लीमेंट मत लीजिएगा, ठीक है, बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेना। बट अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं आप मेलाटोनिन के बारे में, कि मेलाटोनिन हेल्प करता है, सप्लीमेंट फॉर्म में भी आता है, बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कई लोगों की बॉडी में वो ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो पाता, और जैसे जैसे एज होती है वो डिक्लाइन होता है। तो इस केस में अगर आपको स्लीप इश्यूज़ हैं देन डू डिस्कस विद योर डॉक्टर अबाउट मेलाटोनिन। फिर आता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आपको फूड में मिल सकता है बहुत तरीके से, फूड में, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर एक हेल्दी डाइट खाते हैं, एक न्यूट्रिशियस डाइट खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं सप्लीमेंट्स का एडवाइस नहीं करूँगा यहाँ पे, फिर भी डॉक्टर से इसके बारे में भी एक बार आप डिस्कस कर सकते हो अगर आपको स्लीप इश्यूज़ है। बट ये चीज़ आप एक बहुत इजीली हेल्दी एक डाइट से कंप्लीट कर सकते हो। तो मैग्नीशियम के लिए आई वोंट सजेस्ट यू कि आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करेंगे। आप गूगल कर लो मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन से हैं, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे यहाँ पे, तो मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन से हैं तो आप गूगल कर लो, और जो जो मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करो, तो देखो आपको स्लीप में बेनिफिट मिलता है कि नहीं, मिलना चाहिए, स्टडीज़ ये बताती हैं। फिर लेवेंडर है, ठीक है। तो लेवेंडर का जैसे देखा गया, लेवेंडर का जो फूल होता है उसको सूंघने से, ठीक है, इनफैक्ट लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, तो उससे देखा गया उसकी जो सेंट है, फ्रेगरेंस है, वो नींद आने में हेल्प करती है, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ कैवियट, एक चीज़ है इसमें कि बहुत ज़्यादा जो उसकी सेंट होती है वो कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप लेवेंडर का सेंट यूज़ कर रहे हैं किसी सप्लीमेंटल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे एक बार आपको डॉक्टर से डिस्कस करने का ज़रूरत है, ठीक है। यार देखो, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये जो 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो आप डाइट से पूरी कर लोगे, ये आप अपने आप कर सकते हो, ये आप अपने आप कर सकते हो। यहाँ डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, यहाँ डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है आपको, बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं कर सकते आप। अगर आप नॉर्मल सिर्फ फूल ले रहे हो, फूल को सूंघते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इसकी सेंट यूज़ कर रहे हो, लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है, वो एक तरीके का सप्लीमेंट बन गया। तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेवेंडर यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा यूज़ करने से ऑब्वियसली यहाँ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, साइड इफेक्ट देखे गए हैं। तो अगर आपको स्लीप इश्यूज़ हैं और अगर आप लेवेंडर का ऑयल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप डॉक्टर से ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, सेंट यूज़ करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, ठीक है। तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के ये दोनों पॉइंट्स को ऐड मत करिएगा अपनी डाइट, अपने इसमें लाइफस्टाइल में, ठीक है। मेलाटोनिन और लेवेंडर डोंट ऐड इट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर। तो ये हो गया स्लीप का। अब बात करते हैं आगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस सबकी लाइफ में, ठीक है, आज की डेट में तो कोविड में तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में ग्लोबली स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है। बट इंडिया में स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हमारा मिडिल इनकम नेशन है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग तरीके की ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहा हूँ मैं जब स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्रोनिक, एक होता है एक्यूट। एक्यूट स्ट्रेस में क्या आता है, एक्यूट स्ट्रेस में जैसे आप मान लो कोविड हो गया तो ये एक्यूट स्ट्रेस है, कोई किसी तरह के बीमार हो गया आप, इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरीके की इलनेस है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया आपको, ये एक्यूट स्ट्रेस है, मतलब इमीडिएट एकदम से हुआ, कुछ टाइम के लिए हुआ फिर ठीक हो गया, ठीक है। तो इसको एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो फिजिकल आ गया। इमोशनल में घर में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी की डेथ होती है घर में आपके,
या एकदम से कुछ बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाए घर में, कुछ किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो जाए, एकदम से हो जाए, ठीक है, मैं एकदम से बात कर रहा हूँ, कुछ बड़ी प्रॉब्लम अगर एकदम से बन जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम, तो ये भी एक्यूट स्ट्रेस है, ठीक है। तो इस तरह के एक्यूट स्ट्रेस जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्रोनिक हो जाए स्ट्रेस। क्रोनिक मतलब चला जा रहा है, महीनों महीनों सालों सालों चला जा रहा है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एवोल्यूशनरी सेंस में हमारी बॉडी डिजाइंड है एक्यूट स्ट्रेस को झेलने के लिए। जैसे पीछे जंगलों में इंसान रहता था, शेर आ गया, तो जब शेर चला गया तो नॉर्मल हो गए, लेकिन अब महीनों महीनों सालों सालों बैठ के हम शेर के बारे में सोचते रहे, शेर 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 शेर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये क्रोनिक स्ट्रेस हो गया। तो हमारी बॉडी क्रोनिक स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन नहीं है। जब भी क्रोनिक स्ट्रेस रहेगा आपकी बॉडी में, किसी भी वजह से रहेगा, आप पूरे टाइम बैठ के सोच रहे हो, किसी मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, पैसे की प्रॉब्लम होती है, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप पूरे टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हो, स्ट्रेस लेते रहोगे, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। तो स्ट्रेस तो बोलते हैं ना, चिंता चिता समान होती है, वो बात बिल्कुल सच है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमें क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, एक्यूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि इससे डायबिटीज़ होने का रिस्क हाई हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली देखो स्ट्रेस में होता क्या है, बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, पहले आप ये समझ लो। क्या होता है, जैसे ये मान लो आपका ब्लड वेसल है और ये आपका लिवर है। तो जैसे मान लो एकदम से कोई स्ट्रेस हो गया, आपको भागना है, या कुछ एकदम से पीछे शेर पड़ गया आपके, या एकदम से आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, एकदम से कोई इमरजेंसी हो, घर में आग लग गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एनर्जी चाहिए। तो लिवर इमीडिएटली क्या करता है, यहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ करेगा। तो आपके ब्लड में क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है, या आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं पूरे टाइम ही आपके पीछे शेर पड़ा रहेगा, कुत्ता पड़ा रहेगा, घर में आग लग जाएगी, थोड़ी देर के लिए होता है वो, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे आप। लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप स्ट्रेस लेते रहो, तो क्या होता है, तो चांसेस ये देखे गए हैं कि कंटिन्यूसली अगर ये प्रोसेस चलता रहे, ग्लूकोज लेवल आपके बढ़े रहे हैं और इस तरह से प्रॉब्लम्स होती रहे, आप स्ट्रेस डालते रहो बॉडी में, तो क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कथनी में और करनी में बहुत बेसिक लेवल पे डिफरेंस होता है, बट जो है, मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिक जो एविडेंस है वो सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो, यहाँ मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर और स्लीप के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर बात करी है। तो आई होप अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक एटलीस्ट इनको बैलेंस बना के रखेंगे, तो आप बहुत हद तक डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या कैंसर हो या कोई बीमारी हो, मोस्टली जो बीमारियाँ देखी गई हैं वो मल्टी फैक्टोरियल होती हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, मल्टी फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारे रीजंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन तो जीन्स ही हैं, ठीक है, फिर लाइफस्टाइल है, ठीक है। अब इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 1 में भी जीन्स का तो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है ही है, बट वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, और इनफैक्ट 90% लोगों को टाइप 2 ही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। तो जीन्स और लाइफस्टाइल, तो अगर आप, ये आपके हाथ में नहीं है, जीन्स हो गए तो हो गए, उसको तो हटा दो इक्वेशन से, अभी वो तो जो हैं वो हैं आपके साथ। लाइफस्टाइल को आप ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और लाइफस्टाइल बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो लाइफस्टाइल में जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी आती हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, ठीक है। तो इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत, आप एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी बॉडी के साथ आप लाइफ को जी सकते हो। बस ये था वीडियो। अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, काइंडली उसको सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।